नमस्कार दोस्तों, आज हम कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में आज पढ़ेंगे। कहते हैं कि जो गति थी, मोशन था, उसके लिए कुछ नियम हमारे पास आए। सबसे पहले नियम किसने दिए? आइजैक न्यूटन ने दिए। उन्होंने अपनी बुक में 1687 ईस्वी के अंदर, उसकी एक बुक थी, कौन सी? प्रिंसिपिया। उसके अंदर उसने उनको लिखा। किसने लिखा? न्यूटन्स ने। और सबसे पहले लिखा। और क्या बुक थी उसकी? कौन सी थी? प्रिंसिपिया। उसके अंदर इनको क्या किया? उसने लिखा था। बाद में क्या हुआ कि ये गति के नियम किसने दिए? न्यूटन ने दिए। मीनिंग न्यूटन को सम्मान देने के लिए क्या है, उनका नाम रख दिया गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मीनिंग उसने गति के नियम बताए थे, न्यूटन ने बताए, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रख दिया गया, न्यूटन को सम्मानित करने के लिए। ये कहता है कि उसने एक फर्स्ट लॉ था उसका, न्यूटन्स का प्रथम लॉ या प्रथम नियम क्या था? उसमें ये कहा गया कि यदि कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है, मीनिंग विराम अवस्था में पड़ी है ना, तो वो विराम अवस्था में रहेगी जब तक उसके ऊपर हम एक्सटर्नल मीनिंग भारी कोई बल नहीं लगा देते, तब तक वो कैसी रहेगी? मीनिंग विराम में है तो वो विराम के अंदर ही रहेगी। यदि कोई गतिमान है, कोई चल रही है, मोशन के अंदर है, तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोक ना दिया जाए, मीनिंग एक्सटर्नल एजेंसी से कोई फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। ठीक है, तो ये कौन कहता है? प्रथम नियम कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है न्यूटन का। मीनिंग विराम अवस्था में कोई भी बॉडी वस्तु जब तक रहेगी जब तक उसके ऊपर भारी बल ना लगाएं, या फिर यदि वो गतिशील है या गतिमान है, चल रही है, मोशन के अंदर है, वो जब तक मोशन के अंदर रहेगी जब तक उसको रोक नहीं दिया जाता किसी भारी बल को लगाकर। तो क्या हुआ? एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मीनिंग हर एक बॉडी लगातार जिस स्टेट में, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे मोशन के अंदर, अनलेस कंप्लेंट बाय द सम एक्शन फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। कहता है कि वो तब तक अपनी स्टेट को नहीं बदलेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्शन फोर्स अप्लाई नहीं कर दिया जाता। इसका कहने का मीनिंग क्या हुआ कि ये कहता है कि जो भी उसकी अवस्था है ना, वो परिवर्तन करने के क्या है? विरोध करती है। मीनिंग वो अपनी अवस्था में रहना चाहती है, चाहे वो रेस्ट के अंदर है चाहे मोशन के अंदर। तो ये हुआ कि यहाँ से हम इसका कंक्लूजन क्या निकला कि जो सभी वस्तुएं होती हैं वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। मीनिंग वो अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं करना चाहती, जैसी है वही रहना चाहती है, चाहे रेस्ट में हो तो रेस्ट के अंदर और मोशन में तो मोशन के अंदर। ये कौन कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है हमारा। कहता है इसी को, जो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, इसी को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जड़ताओं का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ताओं का नियम, इसी को कहा जाता है। किसको? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? हमें लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़ताओं का नियम कहते हैं। जड़ताओं मीनिंग, जड़ताओं का मीनिंग होता है कोई चीज की वो प्रॉपर्टी, या कह सकते हैं उस चीज की कोई भी वस्तु है, मीनिंग वो वस्तु क्या, यदि रेस्ट में पड़ी है, मीनिंग विराम में पड़ी है, तो वो विराम में रहना चाहेगी, अपनी स्थिति को बदलना नहीं चाहती। जो ये उसकी प्रॉपर्टी है ना, वो अपनी क्या कर रही है? भी विराम में तो विराम में रहना चाह रही है, मोशन में तो मोशन में रहना चाह रही है। जो ये प्रॉपर्टी उसकी, वो ही क्या? इनर्शिया, मीनिंग वो ही जड़ता हुआ है हमारे पास। ठीक है, और ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ हमारा मोशन था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ था, इसने क्या दिया? जो बल था ना, उसकी परिभाषा दे दी। मीनिंग फोर्स की परिभाषा या डेफिनेशन किसने दी? फर्स्ट लॉ ने दी। और इसने क्या कहा? मतलब बल है क्या, फोर्स क्या है? कहता है कि वह बाह्य कारक जिसके द्वारा वस्तु की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। मीनिंग वो एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल फोर्स, वो एक्सटर्नल क्वांटिटी कह सकते हो, जिसके द्वारा वस्तु की, मीनिंग कोई भी हमारे पास कोई भी चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, कहता है उसकी अवस्था क्या है? परिवर्तन कर देता है, तो वो क्या होता है? बल होता है। बल क्या है कि एक्सटर्नल हमारे पास एजेंसी होगी जो क्या कर देती है? कारक का, जिसके द्वारा वस्तु की स्थिति बदल देता है, मीनिंग उसकी पोजीशन को चेंज कर देता है। मीनिंग उसमें क्या है? यदि मोशन में है तो वो उसको हम कोई एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा या एक्सटर्नल बाह्य कारक के द्वारा उस चीज को क्या रोक सकते हैं ना। तो ये जो बाह्य कारक हमने उस वस्तु के अपोजिट लगाया है, वो क्या है? बल है हमारा। ठीक है, वो क्या हुआ? बल है, फोर्स है। ऐसे ही यदि किसी चीज में रेस्ट में पड़ी है, उसको धक्का मार दो, वो क्या है? मोशन में आ जाएगी ना, गति में आ गई। मीनिंग उसकी रेस्ट जो पड़ी रुकी हुई थी उसको हमने किस में कर दिया? गति के अंदर ले आए। तो ये किसके द्वारा हुआ?
फोर्स के द्वारा, बल के द्वारा। मीनिंग बल वह बाह्य कारक जिसके द्वारा वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, वो क्या कहलाता है हमारे पास, बल या फोर्स कहलाता है। तो यहाँ से हम भाई जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है उसने क्या किया था, फोर्स की डेफिनेशन दी थी, डिफाइन करा था। भाई यदि कोई भी बॉडी किसी स्टेट के अंदर पड़ी है तो वो क्या होती है, उसमें ही रहना चाहती है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे हमारी मोशन के अंदर, जब तक उसके ऊपर एक्शनल फोर्स नहीं लगता तब तक। ठीक है, तो यहाँ से हमने फोर्स की क्या मिल गई, डेफिनेशन मिल गई। इसके कुछ उदाहरण हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। देखो उदाहरण क्या कहता है कि जब रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़ती है, जैसे कोई व्यक्ति बैठा है, रुकी हमारे पास गाड़ी है, ठीक है, रुक रही है, जैसे ही एकदम वो चलेगी तो वो पीछे की तरफ जाता है ना, वो झुकाव कहाँ होगा, उस व्यक्ति का पीछे की तरफ होगा। या फिर ये किसके कारण हुआ, देखो जो बॉडी मतलब जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी आदमी उस गाड़ी के अंदर बैठा है उसकी पोजीशन कैसी है, गाड़ी रेस्ट में खड़ी है तो वो भी किस में है, रेस्ट के अंदर है। मीनिंग उसकी बॉडी कैसी है, रेस्ट में पड़ी है, विराम अवस्था में है वहाँ पे। जैसे ही गाड़ी एकदम चली, मीनिंग उसका गाड़ी चलने का मीनिंग वो जो उसका बॉडी का नीचे का जो पार्ट है, सीट के साथ जो बैठा हुआ जिसके ऊपर, तो वो नीचे का जो पार्ट है उसका जैसे ही गाड़ी मोशन में आई तो वो पार्ट भी क्या हो गया, मोशन में आ गया। पर ऊपर का पार्ट उस टाइम किस अवस्था में रहेगा, वो क्या न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अभी वो विराम में है तो वो विराम में रहना चाह रहा है। मीनिंग ऊपर पार्ट क्या है, विराम में रहना चाह रहा है, बॉडी का आगे नीचे का पार्ट क्या हो गया, गाड़ी के साथ मोशन में आ गया। तो ये क्या हुआ, पीछे की तरफ धकेला ना, पैर तो उसके क्या हो गए, आगे की तरफ चले गए, और जो ऊपर का बॉडी पार्ट है वो क्या रह गया, पीछे की तरफ। किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, किसका हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण हुआ। ऐसे ही जैसे चलती हुई गाड़ी है एकदम रुक जाती है तो जो भी पैसेंजर होते हैं, जो सवारियाँ होती है, जो भी है, वो क्या हो जाती है, एकदम हमारी किसकी तरफ जाती है, आगे की तरफ जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि बॉडी है वो हमारी क्या है, उस गाड़ी के साथ मोशन में है। जैसे ही गाड़ी रुकी, लोअर पार्ट हमारा क्या आ गया, उस गाड़ी के साथ रेस्ट में आ गया। जैसे ही लोअर पार्ट हमारा रेस्ट में है, पर बॉडी तो वैसे किस में थी, मोशन के अंदर थी। मीनिंग अपर पार्ट अभी भी क्या है, इनर्शिया की वजह से, वो मीनिंग इनर्शिया ही है ना, वो क्या है, ऊपर का पार्ट हमारा अभी भी चल रहा है, वो रुकना नहीं चाह रहा है। यही है भाई, इनर्शिया की वजह से वो क्या हुआ, आगे की तरफ क्या हुआ, झुक गया। नीचे का पार्ट तो क्या होगा, उस गाड़ी के साथ वहीं रुक जाता है ना, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, एकदम आगे की तरफ गिरते हैं। ऐसे ही जैसे कंबल को क्या है, हम किसी लाठी से पीटते हैं, डंडे से, जिससे भी हम लकड़ी से पीट रहे हैं, तो उसमें से क्या कि धूलकण होंगे वो नीचे की तरफ गिरेंगे। मीनिंग उसमें से क्या हुआ कि जो कंबल के ऊपर हमारे पार्टिकल थे वो रेस्ट में थे। जैसे ही हमने उस डंडे से पीटना शुरू किया और जैसे उसको कम करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, इनर्शिया की वजह से वो तो अपनी जगह पे रहना चाहेंगे, और कंबल उस डंडे की वजह से पीछे ही आगे चला जाएगा ना, तो वो पार्टिकल तो वहीं रहना चाह रहे हैं और कंबल आगे या पीछे हो गए, मीनिंग वो पार्टिकल वहाँ से हट गए ना। तो ये भी क्या है, किसका कारण हुआ, इनर्शिया का कारण। मीनिंग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ऐसे ही पेड़ की जो टहनियों को हिलाते हैं तो फल क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। फल क्या है, वहाँ पर जड़ता के कारण वही रुकना चाह रहा है, टहनी हमने हिला दी तो वहाँ पे क्या हुआ, उसके अंदर मोशन हुआ तो अलग हो गया और फल नीचे की तरफ गिर जाता है। ठीक है, ये सब किसके कारण होते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण या फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के कारण। ठीक है, तो इनका यदि कुछ रीजन आता है पेपर में आए तो ये सब किसके कारण है, जड़ताओं के कारण है। जड़ताओं के कारण ही वो क्या आगे या पीछे गिरता है, धूलकण है वो हट जाते हैं कंबल से जड़ताओं के कारण। और इसमें जैसे फलों का गिरना, ये भी पेड़ से किसका नियम के अंदर आता है, लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर आता है, जड़ताओं के नियम के अंदर आता है, मीनिंग फर्स्ट लॉ के अंतर्गत आता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सिर्फ अब फर्स्ट लॉ के अंदर सिर्फ याद क्या रखना है, पहला कि कोई भी वस्तु मतलब जो फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है, फर्स्ट जो हमारा नियम है, प्रथम नियम, वो हमें क्या देता है न्यूटन का, ये हमें बल की डेफिनेशन देता है, परिभाषा देता है। क्यों, क्योंकि इसमें ये कहा कि कोई वस्तु यदि हमारी आराम में है ना, विराम में, तो वो विराम में रहेगी जब तक भारी बल नहीं लगा देते। मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक उस पर एक्शन बल नहीं लगाया दिया जाता। मीनिंग कोई भी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं चाहती, जैसी उसकी अवस्था है वो उसी में रहना चाहती है, जैसी उसकी पोजीशन है। मीनिंग रेस्ट है तो रेस्ट में, मोशन है तो मोशन में, जब तक एक्शनल बल नहीं लगा दिया जाता। और ये बल है क्या, कहता है कि बल वो बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति को परिवर्तन कर देता है, उसकी अवस्था का परिवर्तन कर देता है। ठीक है, मीनिंग उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है, वो क्या होता है, बल होता है। ठीक है, फोर्स होता है।
फिर इसके कुछ एग्जाम्पल ये देख लेना, ठीक है। उसके बाद है द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो ये सेकेंड लॉ था ना, ये हमें क्या देता है कि फोर्स और एक्सेलरेशन जो भी प्रोड्यूस हुआ है बॉडी के अंदर, उनके बीच का रिलेशन बताता है कौन, सेकेंड लॉ। मीनिंग जो फोर्स है किसी बॉडी के ऊपर लगेगा तो उसके अंदर क्या होगा, मोशन होगा। मोशन है मीनिंग वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन हो रहा है वहां पर। कहता है कि वो एक्सेलरेशन और फोर्स के बीच में हमें रिलेशन देगा कौन, न्यूटन सेकेंड लॉ। इसके अकॉर्डिंग होता क्या है, ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट अप्लाइड फोर्स। इस नियम के अकॉर्डिंग ये कहता है कि जो संवेग की परिवर्तन दर होती है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मीनिंग संवेग परिवर्तन की दर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मीनिंग क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी किसके, जितना भी नेट अप्लाइड फोर्स है वहां उसके, किसके, जितना उसका नेट अप्लाइड फोर्स होगा उसके, ठीक है। ये किसके लिए लिख दिया, ये तो P हमारा यहाँ पर क्या है, मोमेंटम मीनिंग संवेग है, उसकी क्या रेट ऑफ चेंज मीनिंग उसकी दर लिखनी हो तो dp/dt लिखेंगे ना, d/dt लिखेंगे। P किसके लिए, मोमेंटम के लिए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ये सिंबल लगा दिया, और किसके अप्लाइड फोर्स के लिए क्या लिख दिया, F। तो ये क्या है हमारा पास, न्यूटन सेकेंड लॉ है, ठीक है। अब इसी से मीनिंग यहाँ पे पता लगे ना कि सेकेंड लॉ है क्या। सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो हमारा संवेग परिवर्तन की जो दर होती है ना, वो हमेशा क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी जो भी हमने बल लगाया उसके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt। अब यहाँ से इसको यदि हम सोल्व करेंगे, देखो यहाँ से क्या dp/dt है, तो अब जो हमारा मोमेंटम होता है P, ये होता क्या है, संवेग होता क्या है, कहते हैं कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, जो हमारा क्या होता है, संवेग होता है P, मास इंटू वेलोसिटी होता है। वैसे जो ये संवेग होता है ना, ये हमें क्या देता है, क्वांटिटीज ऑफ द मोशन, मीनिंग हमें जो गति की मात्रा बताता है कि कितनी मात्रा में है वो चीज, कितनी क्वांटिटी है उसकी मोशन की, वो बताता है संवेग वैसे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या कहा कि मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे क्या है d/dt। अब ये बताओ कि मास कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह गया, dv/dt रह गया ना। चेंज इन वेलोसिटी हम क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से ये क्या आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, मीनिंग हमने फोर्स को किसके बराबर कर दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। मीनिंग हमें फोर्स की वैल्यू किसने दी, न्यूटन सेकेंड लॉ ने दी। फोर्स की डेफिनेशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने दी, पर फोर्स की हमें वैल्यू या कह सकते हो कि मेजर यदि फोर्स करना है तो वो कौन बताएगा हमें, न्यूटन सेकेंड लॉ बताता है। वो कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। या फिर कह सकते हो कि सेकेंड लॉ ने हमें रिलेशन दे दिया किसके बीच में, बल और जो हमारा त्वरण होता है उसके बीच, एक्सेलरेशन, ठीक है, उसके बीच में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो फोर्स क्या हो, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसकी डिमेंशन निकाल सकते हैं। मास की क्या होती है m, एक्सेलरेशन की लिख दोगे, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन की होगी L_t-2, यही बनेगी ना। क्यों, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी की होगी L/t-, फिर यहाँ से वेलोसिटी के लिखेंगे तो L/t, और t नीचे पड़ा, ये क्या होगा, स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, L_t², किसकी बन गई, एक्सेलरेशन की, ठीक है ना। तो यहाँ से अब इसकी यदि यूनिट पूछे, SI यूनिट वैसे फोर्स की होती है न्यूटन, क्या होती है, न्यूटन, और कैपिटल N से लिखते हैं। और सिंपल इसमें देखो तो मास की क्या होती है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी, और न्यूटन, ये दोनों यूनिट्स किसकी हमारे पास, बल की है, फोर्स की है, ठीक है। इसके बाद ये पता लग गया कि जो ये हमें क्या दे रहा है, मेजर ऑफ फोर्स, भाई जो हमें क्या देगा, वैल्यू देगा फोर्स की, मात्रा बताएगा कितनी है, कौन बताएगा, न्यूटन का सेकेंड लॉ। बल का व्यंजक बताता है कौन, हमारा द्वितीय जो नियम है न्यूटन का वो। फिर इसके बाद इसी से इसमें आता है कि भार या वेट क्या है, कहता है वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल, मीनिंग जो ग्रेविटी की वजह से जो बल लगता है ना किसी वस्तु के ऊपर, वो ही उसका क्या होता है, वस्तु का भार कहलाता है, मीनिंग वेट कहलाता है। याद रखना कि द्रव्यमान, मास और वेट अलग अलग चीज होती है। वेट होता है वो फोर्स के बराबर ही होता है। वहां पर जो एक्सेलरेशन होता है ना,
जैसे इसमें क्या है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन है। यदि यहाँ एक्सेलरेशन की जगह जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाए, क्या आ जाए, ग्रेविटी आ जाए, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होना यहाँ पर, तो ये फोर्स होगा वो ही वेट बन जाएगा, वो ही क्या बन जाएगा, हमारा भार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भार, W वेट बन जाएगा। ठीक है, W क्या होगा, मास इंटू जी। M क्या है, द्रव्यमान, G क्या है, गुरुत्व त्वरण, मीनिंग ग्रेविटी ड्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, वेट आ गया। ठीक है, तो यहाँ से वेट की यदि यूनिट पूछे तो किलोग्राम मत लिखना, मास की किलोग्राम होती है, वेट की नहीं होती। वेट की, वेट क्या है, देखो एक तरह से फोर्स ही है ना, मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू एक्सेलरेशन ही है, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होनी चाहिए। इसकी भी तो न्यूटन है, तो इसकी भी वेट की क्या होगी, न्यूटन होगी। या फिर क्या हो सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकती है इसकी। ठीक है, यदि पूछे कि 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम भार की बात कर रहे हैं, ना कि द्रव्यमान की। 1 किलोग्राम भार होगा वो किसके बराबर होगा, देखो भार क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। अब ये देखो मास किसके बराबर है, 1 किलोग्राम की बात कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम है ना, ग्रेविटी की जगह क्या आएगा, फिर इसके एसआई यूनिट के अंदर लिखेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है हमारे पास, तो यहाँ ये वैल्यू रख दी। तो इसको सोल्व करा तो 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीनिंग 1 किलोग्राम भार है ना, वो किसके बराबर होता है, 9.8, मीनिंग 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। या इसकी जगह देखो हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट है, फोर्स की तो है ना, इसको न्यूटन भी तो लिख सकते हैं, तो मीनिंग क्या होगा, न्यूटन। यदि सिंपल आता है कि हमारे पास 1 किलोग्राम वेट होता है, वो किसके बराबर होता है, तो यहाँ से सीधा याद रखना 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। किसके, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है हमारा 1 किलोग्राम वेट, मीनिंग भार। ठीक है, ना कि द्रव्यमान। अब उसके बाद संवेग हमने पढ़ लिया, संवेग क्या है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। क्या है, इन दोनों का गुणनफल है। और ये हमें क्या देता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन द बॉडी, मीनिंग बॉडी के अंदर कितना मोशन है ये कौन बताएगा, हमें संवेग बताएगा। इसको हम किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं, इसकी वैल्यू ये होगी, ये देखो P, या वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी क्या होती है, हमें एक वेक्टर क्वांटिटी है, मीनिंग डायरेक्शन भी बताती है, सदिश राशि है ना, तो मोमेंटम भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। और यदि इसके बारे में, ठीक है, ये हो जाएगा, यूनिट निकाल सकते हो मोमेंटम की, निकालनी हो, मास इंटू वेलोसिटी है, तो यहाँ से क्या आएगा, किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, यही हो जाएगी, यहाँ से मीटर पर सेकंड आ जाएगा ना। ठीक है, ये क्या हो गई, मोमेंटम की हमारे पास ऐसा यूनिट हो गई। ठीक है, उसके बाद एक होता है इम्पल्स, आवेग बोलते हैं जिसको। आवेग या इम्पल्स क्या है, जिसको हम किससे लिखते हैं, जे से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, जे से। वो होता है किसका प्रोडक्ट, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है। ये जो यहाँ पे आवेग है ना, ये क्या है कि जो स्मॉल टाइम के लिए, थोड़े से समय अंतराल के लिए जो फोर्स लगता है ना किसी भी चीज पर, वो क्या होता है, हमारा आवेग होता है। टाइम पीरियड यहाँ कितना होता है, बहुत शॉर्ट होता है, बहुत कम टाइम के लिए जो फोर्स लगेगा ना, वो ही फोर्स क्या कहलाता है, हमारे पास आवेग कहलाता है। ये क्या होगा, फोर्स इंटू टाइम, तो यहाँ से इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन सेकंड, क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकंड। फोर्स की क्या है, न्यूटन, और टाइम की क्या हो जाएगी, सेकंड। तो ये क्या है, आवेग। अब हम पढ़ते हैं द्वितीय नियम या फिर संवेग या आवेग के कुछ उदाहरण है हमारे पास। देखो स्क्रीन के ऊपर कौन से हैं वो, देखो पहला इसका है कि समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है। फिर यदि सेम स्पीड के साथ, सॉरी सेम वेलोसिटी के साथ हमारे पास क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल आ रही है, तो टेनिस वाली को कैच करना आसान होता है। क्यों, क्योंकि देखो टेनिस बॉल होगी वो उसका मास कैसा होगा, कम होगा ना, जिसका जितना मास है, क्योंकि हम फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, मीनिंग जितना मास होगा उतना ही फोर्स लगेगा। तो जिसका मास जितना कम होगा उतना ही वो क्या हो जाएगा, फोर्स कम होगा। मीनिंग टेनिस बॉल है वो हल्की है तो उसका मास कम है, मीनिंग यही है ना। तो मास कम होने का मीनिंग वो फोर्स कम लगाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आसानी से उसको कैच कर पाएंगे। हल्की होगी तो आसानी से कैच करना होगा ना, उसको कैच कर पाएंगे वो। अब देखो सेकंड के अंदर क्या कहता है कि क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को
गेंद की वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे, मीनिंग वो अपने हाथों को पीछे कर लेता है, ऐसा करता है ताकि वहाँ पे क्या होता है, टाइम पीरियड बढ़ जाए। टाइम पीरियड बढ़ गया तो उसका मीनिंग क्या है कि चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू होगी हमारी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। मीनिंग यहाँ पे आप फिर फोर्स कैसा लगेगा, मतलब बल भी क्या लगेगा, कम लगेगा, तो हाथ पे चोट कम आएगी, इसलिए मीनिंग टाइम इंटरवल बढ़ाने के लिए चीज़, ठीक है। उसके बाद कहता है गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगती है। कहता है कि गद्दा या मिट्टी का जो फर्श है उस पे गिरे और एक सीमेंट के गिरे तो चोट कम किस पे लगेगी, मिट्टी वाले पे लगेगी। क्यों, क्योंकि वहाँ भी तो समय ज़्यादा लगे ना गिरने में एज कम्पेयर टू हमारे सीमेंट वाले पे। सीमेंट वाले में तो टाइम इंटरवल क्या होगा, बहुत कम होगा, कम होने की वजह से वहाँ क्या है, फोर्स ज़्यादा लगेगा ना, क्योंकि जितना जल्दी वो चीज़ गिरेगी वहाँ उतना ही वहाँ क्या है, मतलब चेंज इन मोमेंटम उतना ज़्यादा हो रहा है। चेंज इन मोमेंटम जितना ज़्यादा मीनिंग फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो उस पर क्या लगेगा, चोट ज़्यादा आएगी। तो इसका मीनिंग गद्दे या मिट्टी का फर्श है तो उस पर क्या है, उसको गिरने में टाइम लगेगा, चेंज इन मोमेंटम उसका क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा आएगा, मीनिंग वहाँ पे कम आएगा, जिसकी वजह से फोर्स भी क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। फिर आता है गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। ये भी किसका है, हमारे पास न्यूटन्स का सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल है। कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंट की पट्टी तोड़ना, ये भी हमारे पास एग्जाम्पल्स किसके हुए हैं, संवेग के या द्वितीय नियम के कह सकते हैं। हाई जंप या लॉन्ग जंप के मैदान में मिट्टी खोदकर हल्की कर दी जाती है ताकि कूदने पर चोट ना लगे। तो इसके अंदर भी यही है, क्योंकि जितना ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा उसी के अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा ना, उसके हिसाब से ही उसको क्या है, मतलब जितनी ज़्यादा वो खोदी हुई है, जितनी ज़्यादा वहाँ पे हल्की है वो चीज़, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वहाँ क्या होएगा, हमारे पास कम होगा, मीनिंग कम होगा तो फोर्स भी कम होगा, फोर्स कम होगा तो क्या, चोट कम आएगी, ठीक है। अधिक गहराई तक कील को गाड़ देने के लिए भारी हथौड़ों का उपयोग किया जाता है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, हमारे पास द्वितीय नियम या सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल्स है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम तृतीय नियम या थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कहता है कि जिसके ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर यदि हम क्रिया के बराबर क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, एक्शन करते हैं तो हमें रिएक्शन मिलती है, मीनिंग एक्शन होगा तो रिएक्शन आएगी, पर कब कहाँ आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। इक्वल तो होगी, बराबर तो होगी, पर क्या होगी, अपोजिट होगी, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है भाई। प्रत्येक क्रिया के बराबर, जितनी भी क्रिया हम करेंगे ना उसके बराबर मिलेगी, पर विपरीत दिशा में मिलेगी प्रतिक्रिया, जो भी रिएक्शन हमें मिलेगी, ठीक है। तो ये एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं किसको, न्यूटन्स थर्ड लॉ को, ठीक है। कहते हैं जैसे एग्जाम्पल दिया, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, जैसे ही बंदूक से गोली निकलती तो एकदम पीछे की ओर आते हैं, मीनिंग जैसे ही बंदूक से गोली चली तो मीनिंग जो ये गोली चली है उसमें क्या है, मोशन आया ना, तो ये मोशन आने की वजह से उसमें क्या हुई, वेलोसिटी आई, वेलोसिटी की वजह से मतलब वो जा रही है। अब ये क्या करेगी, यहाँ पे कुछ फोर्स लगा उसका ना, वेलोसिटी, अब ये बंदूक पर भी क्या होगा, पीछे की तरफ क्या लगेगा, झटका लगेगा, उसके जितनी वेलोसिटी से निकली है उतनी से ये पीछे भी तो जाएगी बंदूक, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ फोर्स होगा जिसकी वजह से ये पीछे लग रहा है हमारा, ठीक है। मीनिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आ जाएगी यहाँ पर दोनों। जैसे नाव के किनारे पर जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना, नाव के किनारे पर से जमीन पर जब कूदते हैं, मेरी नाव का जो किनारा है उससे हम जमीन पर जब कूदते हैं तो नाव एकदम पीछे हट जाती है, वहाँ पर भी क्या हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है ना, जब पैर की वजह से वो एकदम पानी की तरफ जाएगी, और जैसे हम इधर कूद रहे हैं तो ये पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है ना हमारा, यहाँ पे क्या है, वो आगे की तरफ लगा रहा है, तो अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो गया, एक्शन एंड रिएक्शन होगी यहाँ पर। जैसे कुएं का पानी खींचते समय रस्सी यदि टूट जाती है तो आदमी एकदम पीछे जाके गिरता है, तो यहाँ पर भी क्या है, वो अपना क्या लगा रही है, खिंचाव है, टेंशन है उस वायर के अंदर, हमारी जो भी तार है या जो रस्सी है उसके अंदर एकदम वो टूट जाएगी, तो वो क्या होगा, व्यक्ति पीछे की तरफ जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, जैसे ऊंचाई से कूद रहे हैं, किसी जो हाइट है हमारी वहाँ से यदि हम जंप करते हैं तो उस टाइम भी क्या होगी, हमारे चोट लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि अर्थ भी जो धरती है
वहाँ पर ये जहाँ पर हम कूद रहे हैं तो वो भी क्या लगाएगी, उतना ही फोर्स लगाएगी जितने फोर्स से हम गिरे हैं। तो वो क्या एक्शन एंड रिएक्शन हो रहा है ना यहाँ पर। रॉकेट का आगे बढ़ना, रॉकेट जब उड़ते हैं तो पीछे धुआं सा हमें दिखाई देता है ना, कहता है वो जो ये धुआं सा होता है उसी की वजह से क्या अपवर्ड जाती है, मीनिंग वो उसकी वजह से क्या है पीछे की तरफ, आगे की तरफ उसको धकेलता है और वो पीछे छूटता है। तो ये एक दूसरे के क्या करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा रहे हैं, मीनिंग एक्शन एंड रिएक्शन लॉ को ये ओबे कर रहा है हमारे पास। ठीक है, ये क्या थे, 3 नियम थे हमारे न्यूटन्स के, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये था। इससे आगे हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और इनसे रिलेटेड थोड़े एग्जांपल्स जो मोमेंटम के। ठीक है, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए कंटेंट के साथ।